हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जी सेंट्रिक। अभी तक हमने कुछ वेक्टर कैलकुलस में कोऑर्डिनेट सिस्टम और वेक्टर कैलकुलस का बेसिक समझ लिया था। वेक्टर कैलकुलस का बेसिक मीन्स डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो पता ही था, हमने रिमाइंड कर लिया था। उसके अलावा वेक्टर इंटीग्रल्स और वेक्टर डिफरेंशियल्स अलग पार्ट हैं जो थोड़े हायर लेवल की वेक्टर कैलकुलस है। पहले हम बेसिक वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि विदाउट प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है। फिर हम वेक्टर इंटीग्रल्स की अलग से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ऐसे वेक्टर के डिफरेंशियल से रिलेटेड जो भी हैं उनको सीखने के बाद फिर उनकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड है। यहां पर अगर हम सीरीज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चल रहा है EMFT की लेक्चर सीरीज का। क्वेश्चन है, कंसीडर द टाइम वेरिंग वेक्टर। एक वेक्टर है टाइम वेरिंग वेक्टर आई वेक्टर। अब उसने टाइम वेरिंग वेक्टर क्यों बोला? क्योंकि इस वेक्टर को देखें तो इसका जो एक्स कैप वाली डायरेक्शन में या एक्स कैप वाली डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो टाइम का फंक्शन भी है। साइनोसॉइडली टाइम के साथ वेरी हो रहा होगा। मतलब ये 15 फिक्स नहीं है, बल्कि साइन कॉस की तरीके से, कॉस फंक्शन ऐसे होता है ना, 15 से -15 के बीच में वेरी कर रहा होगा। और साथ में ऐसे वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो भी टाइम वेरिंग फंक्शन है, वो इस तरह से साइनोसॉइडली वेरी कर रहा होगा। और ये +5 से -5 के बीच में वेरी कर रहा होगा। इस टाइम वेरिंग वेक्टर फील्ड आई वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना भी बोलता तो अभी हमें समझ में आता है एक्स कैप वाई कैप के साथ है वेक्टर, इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेयर ओमेगा इज ग्रेटर देन 0। यहां पर जो ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये पॉजिटिव है। चलिए ठीक है। और ये कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रही, फिक्स है फ्रीक्वेंसी। अब आगे क्या है? ये तो इस आई वेक्टर के बारे में उसने इतना सब कुछ बोल दिया। आगे बोल रहा है व्हेन द वेक्टर मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड जो है, इज एट इट्स मिनिमम वैल्यू। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा जब मिनिमम वैल्यू पे, द एंगल थीटा दैट आई मेक्स विद द एक्स एक्सिस इन डिग्रीज इज। जो आई वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर होगा ये पूछा है हमसे। अच्छा ध्यान समझना, मान लो मैं ये एक्स एक्सिस मानू, ये वाई एक्सिस मानू, कोई रटने वाली बात नहीं है कि एक्स एक्सिस यहीं पर मानते हैं। मैंने बताया था एक्स वाई और जेड इस तरह से मानते हैं कि इसको फॉलो करें, ऑर्थोगोनलिटी की इस ऑर्डर को फॉलो करें, x क्रॉस y इक्वल टू जेड, y क्रॉस जेड इक्वल टू x हो। तो अभी हाल फिलहाल मैंने x इधर, y इधर और z इधर मान सकता हूं फिर मैं। चलिए ठीक है, लेकिन z की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमारा वेक्टर केवल x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में। अगर हमारा वेक्टर इस तरफ होता तो आप बोलते समथिंग एक्स कैप होता, वाई कैप वाला पार्ट नहीं होता। हमारा वेक्टर इधर होता तो हम बोलते समथिंग वाई कैप होता, एक्स कैप वाला पार्ट नहीं होता। लेकिन एक्स कैप वाला पार्ट भी कुछ है और वाई कैप वाला पार्ट भी कुछ है। और जो एक्स कैप वाला पार्ट कितना है या वाई कैप वाला पार्ट कितना है, वो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर अलग अलग हो रहा होगा। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो एक्स कैप वाला पार्ट है वो इतना कुछ है और जो वाई कैप वाला पार्ट है वो इतना कुछ है, उस हिसाब से वेक्टर ऐसे बन रहा है। मान रहा हूं मैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर ऐसा है। अब हमसे ये पूछा है कि अगर आई का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो, अब ये तो पता नहीं कौन से टाइम इंस्टेंट की बात करें, जिस टाइम इंस्टेंट पर आई का मैग्नीट्यूड मिनिमम हो, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तब उस केस में ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर होगा, ये थीटा कैलकुलेट करना है हमें। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? हमें किस चीज की मिनिमम की बात करनी है? हमें आई के मैग्नीट्यूड के मिनिमम की बात करनी है। तो आई का मैग्नीट्यूड एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। आई का मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो ऐसे होगा ना, ए एक्स कैप डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर 15 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 प्लस इसका स्क्वायर मींस 25 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये होगा आई का मैग्नीट्यूड। ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, किसी टाइम पर मिनिमम जब हो रहा होगा तो एक्स के साथ कितना एंगल है वो फाइंड करना है। अच्छा, इसकी वैल्यू मिनिमम कैसे कितनी हो रही, उसके लिए थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लो इसको मैं। आप ऐसे कह सकते हो 225 में 200 प्लस 25 अलग अलग करने से ऐसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 25 के साथ मींस 1 बन करके आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 200 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अलग से प्लस 25 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 25 साइन स्क्वायर ओमेगा टी में से 25 कॉमन आउट लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। ये आई का मैग्नीट्यूड का फंक्शन है। अब आई के मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करना है। आई का मैग्नीट्यूड जो है ये मिनिमम कब होगा? आई मैग्नीट्यूड विल बी मिनिमम। अच्छा, अगर मैं देखूं तो आई का जो मैग्नीट्यूड है उसमें ये 25 तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, ये तो कभी कम ज्यादा हो ही नहीं सकता, 25 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 25 से कम नहीं हो सकता, 25 इज ऑलवेज इक्वल टू 25।
जो चीज इसके साथ ऐड हो रही है वो अगर कम से कम ऐड हो तो रिजल्ट कम से कम बनेगा, ये कम से कम होना चाहिए। अच्छा हमें पता है कॉस जो होता है उसकी वैल्यू कभी 0 तो हो रही होती है ना, और कॉस स्क्वायर 0 का स्क्वायर भी 0 हो रहा होगा, तो आप कह सकते हो जब कॉस स्क्वायर थीटा जो बन रहा है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ये 0 बन जाएगा तो 25 के साथ एडिंग वैल्यू जो होगी वो मिनिमम हो रही होगी। तो इसको मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू 0, और ये तब होगा जब कॉस ओमेगा टी 0 हो जाए। और कॉस ओमेगा टी 0 कब होगा, कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री हो, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा हो। ठीक है, अब देखना अगर ये 90 डिग्री बन रहा होगा ओमेगा टी मींस आप जो आई वेक्टर है उसमें ओमेगा टी की जगह 90 पुट कर सकते हैं, तो आई वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिनिमम हो रहा होगा जिस टाइम पे, तो आई वेक्टर की वैल्यू बन रही होगी 15 cos ऑफ 90, cos 90 मींस 0, तो ये 15 ऑफ 0 एक्स कैप ऐसा हो जाएगा प्लस 5 साइन, जब ओमेगा टी 90 हो गया तो साइन ओमेगा टी में भी तो ओमेगा टी 90 हो रहा होगा उस इंस्टेंट पर, तो हो जाएगा 5 साइन 90 ऑफ वाई कैप। ये रिजल्ट तो 0 हो गया, ये रिजल्ट बनकर क्या आ गया 5 साइन 90 इज 1 5 ऑफ वाई कैप। जिस टाइम पे आई वेक्टर का, आई वेक्टर वैसे तो डिपेंड कर रहा था अलग अलग टाइम पे, एक्स और वाई वाले पार्ट अलग अलग हो रहे थे, बट जिस टाइम पे आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिनिमम है उस टाइम पर आई वेक्टर 5 ऑफ वाई कैप होना चाहिए। मतलब मेरे कंफ्यूजन हो रहा था कि ये किस तरफ आ रहा होगा, लेकिन अब सारा चीज क्लियर हो गई है क्या, कि जो वेक्टर बन रहा होगा 5 ऑफ वाई कैप बन रहा होगा। 5 ऑफ वाई कैप बन रहा होगा मतलब इस वाली डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नीट्यूड 5 के साथ हो रहा होगा, और यही मिनिमम मैग्नीट्यूड है, इससे कम मैग्नीट्यूड होना ही नहीं है इसका। आप समझ भी सकते हैं, जब मिनिमम हो रहा होगा तो 25 का रूट मींस 5 बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब इस केस में कोई आपसे पूछे एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, आपसे ये तो पूछा है ना, जब when the vector magnitude I vector is at its minimum value the angle theta that I makes with the x axis, तो आप बोलोगे ये तो x axis से कितने एंगल पर है 90 डिग्री पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है विदाउट मल्टीपल चॉइस। ठीक है, तो आप आंसर बोलोगे 90 डिग्री या π/2 बोल सकते हो। हालांकि जो हमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप में फीड करनी होती है वो 1 2 3 4 की फॉर्म में फुल फीड करनी होती है, तो आप 90 डिग्री बोलोगे। ठीक है, अगर नहीं भी बोला होता, वैसे इसने खुद ने बोला है इन डिग्रीज, हमें जो कमेंट करना है वो डिग्रीज में कमेंट करना है। हाँ वो बोल देता इन रेडियन तो आप बोलते हैं π/2, लेकिन पाई तो फीड करने के लिए होता नहीं है, तो पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 2 करोगे 1.57। अच्छा ध्यान से समझ में आया बातें, अगर क्वेश्चन में ये पूछ रहा था इन रेडियन तो आप बोलते हैं 1.57, इन डिग्रीज बोला है तो आप बोलोगे 90 डिग्री। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हमें, अगर ये ध्यान नहीं रखा तो आपका सारा सॉल्यूशन सही होने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस यूनिट में आपसे पूछा जाए रिजल्ट उसी यूनिट में फीड करना है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर इज 0। p वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर मींस समथिंग समथिंग i कैप, समथिंग समथिंग j कैप प्लस समथिंग समथिंग k कैप में से कम एक ना एक पार्ट तो कुछ ना कुछ होगा। हाँ हो सकता है ये दोनों पार्ट जीरो लेकिन ये कुछ ना कुछ होगा, तीनों जीरो एक साथ नहीं हो सकते, तभी हम बोलेंगे वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है। और क्यू वेक्टर भी जो है ऐसा ही है नॉन जीरो वेक्टर, बट इन दोनों का इनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन डिस्कस करने का मेरा मतलब है कि इनर प्रोडक्ट बोले या डॉट प्रोडक्ट बोले एक ही बात है। आगे से हो सकता है आपको डॉट प्रोडक्ट ना बोल के इनर प्रोडक्ट करके बोले, तो इसका मीनिंग ध्यान रखना है आपको, इनर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा आपको। अच्छा अब उसने क्या बोला है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो है। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आपको याद आ रहा होगा अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करें तो ऐसे डिफाइन होता है ना, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल का कॉस, साथ में डायरेक्शन कोई नहीं आती ना, स्केलर आता है। अच्छा अब ये जीरो कब हो सकता है, या तो p का मैग्नीट्यूड जीरो या q का मैग्नीट्यूड जीरो, लेकिन p वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा ही उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे q वेक्टर का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये जीरो और जीरो ओनली इस केस में हो सकता है कि कॉस थीटा जीरो हो, और कॉस थीटा जीरो कब हो सकता है, जब थीटा कितना हो, थीटा इक्वल टू π/2 हो रहा है मींस 90 डिग्री हो रहा है। अच्छा ये हमने समझा भी था, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो रहा होता है इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर होता है, मींस दोनों के बीच में आपस में 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेसिक वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड।
इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू आर्बिट्रेरी वेक्टर्स, आर्बिट्रेरी मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई कंडीशंस नहीं है, यादृच्छिक हिंदी में मीनिंग होता है अपनी इच्छा के हिसाब से आप कैसे भी मान सकते हो, ठीक है, विद मैग्नीट्यूड्स ए एंड बी। अब जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उसको उसने ए नाम दे दिया है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है उसको बी रेस्पेक्टिवली ये बोल दिया है। देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर वैल्यू क्या होगा ये पूछा है उसने हमसे। अच्छा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पहले ए क्रॉस बी समझे हम। ए क्रॉस बी यही होता था ना, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल का साइन थीटा और साथ में इनके दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेक्टर। हमसे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा है तो मैग्नीट्यूड फाइंड करें, तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाएगा ये तो होती है डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, साथ में जो मल्टीपल में हो रहा होगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो आप बोलोगे ए बी साइन ऑफ थीटा। हमसे मैग्नीट्यूड के स्क्वायर वैल्यू को पूछा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कहीं कहीं पर नजर आ रहा है, साथ में साइन स्क्वायर थीटा के बजाय प्लस माइनस होकर के कुछ हो रहा है, या ए डॉट बी भी कहीं कहीं पर नजर आ रहे हैं। अब ए डॉट बी को अगर याद करें तो ए डॉट बी तो ऐसा होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, कहीं कॉस थीटा नजर आ रहा होता तो फिर भी हम सोच सकते थे कि हाँ ए डॉट बी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो साइन थीटा का स्क्वायर नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम साइन को कॉस में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को अब हम उस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप से ऐसा कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हो। ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा ए डॉट बी, तो हो जाएगा ए डॉट बी का स्क्वायर वैल्यू। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है ऐसे? इसका आंसर मैच हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये प्रॉब्लम इतनी टफ प्रॉब्लम नहीं है, और ये वैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड बेसिक वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मान सकते हो, लेकिन जो आगे की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगे जिनमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स भी यूज में लेने होंगे उनको हम प्योरली एमएफटी के प्रॉब्लम समझेंगे, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही इन जनरल बन करके आते हैं। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए एक बार पहले हमें इनको भी फोकस करना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ना पढ़ा हो, तो एक बार ये प्रॉब्लम इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, और आपने पढ़ लिया हो अगर तो इसमें हमारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जा रही है, तो रिविजन हो ही रहा है। ठीक है, चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम से हम कुछ कंसेप्ट भी सीखने जा रहे हैं। हालांकि वो मुझे कंसेप्ट वेक्टर कैलकुलस में भी मैं डिस्कस कर सकता था जो हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट समझ रहे थे, लेकिन अभी यहां पर क्वेश्चन के साथ उसको समझेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। द पैरेललोग्राम OPQR शोन इन स्केच, ये स्केच में आपको समझ में आ रहा होगा। पैरेललोग्राम मींस आमने सामने की जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती है। OP वेक्टर हमें दे रखा है एंड OR वेक्टर भी हमें दे रखा है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है ये पूछा है। अब कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन में बढ़ने से पहले वो कंसेप्ट समझना। अगर कभी आगे से कोई एक वेक्टर है A वेक्टर, दूसरा वेक्टर है B वेक्टर, अगर हम इन A वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग एक वेक्टर आता है, पता ही हमें। वो रिजल्टिंग वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आएगा? वो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। अब इस डायरेक्शन में जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो कैलकुलेशन से पता चलेगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी ये वाली होगी। और वो मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय B का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच के एंगल का साइन। ऐसे तो था ना AB साइन थीटा, डायरेक्शन होगी AN कैप दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अगर मैं उस परपेंडिकुलर वेक्टर को यहाँ के बजाय यहाँ पे बोलूं तो भी एक ही बात है, परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अच्छा अब जो इसका मैग्नीट्यूड होता है AB साइन थीटा, साथ में AN कैप तो डायरेक्शन होती है, इस मैग्नीट्यूड की बात करें या आप कहोगे कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये रिजल्टिंग मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है अगर इन दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग हम पैरेललोग्राम बना लें। मतलब एक साइड ये
पैरेललोग्राम मींस इसके सामने वाली साइड इसके पैरेलल और इसके सामने वाली इसके साइड पैरेलल। तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा इसका एरिया इसके इक्वल बनेगा। समझ में आई बात? तो आप ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम, ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड तो इस पैरेललोग्राम का एरिया होता है और उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होती है। अच्छा आप ध्यान समझना, क्या ये सरफेस एरिया है इस पैरेललोग्राम का? आपने समझा होगा सरफेस की डायरेक्शन, हम समझ चुके हैं ना, सरफेस की डायरेक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो आप कह सकते हो इस सरफेस का मैग्नीट्यूड तो ये रहा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है सरफेस, तो आप ओवरऑल ऐसे कह सकते हैं सरफेस वेक्टर आ जाता है ए क्रॉस बी का। अगर कैलकुलेशन करते हो तो ओवरऑल इस सरफेस का पैरेललोग्राम सरफेस का वेक्टर आ जाता है। अगर मैग्नीट्यूड कहें ए क्रॉस बी का तो केवल वैल्यू आ जाएगी, और अगर ए क्रॉस बी पूरा लिखें तो वेक्टर सरफेस वेक्टर आ जाएगा पूरा। ध्यान आ रहा होगा ना, हमने समझा है डीएस वेक्टर होता है, सरफेस इस डीएस की बजाय डीएस को पार्ट को ऐड करेंगे, टोटल इंटीग्रेशन करें तो टोटल सरफेस आ जाएगा। कंक्लूजन क्लियर होगा? कंक्लूजन एक बार मैं वापस से बता दूं, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज द करस्पॉन्ड एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम। अब हमसे ये पूछा है ओपी वेक्टर में दे रखा है, ओआर वेक्टर दे रखा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ओपी वेक्टर और ओआर वेक्टर से पैरेललोग्राम भी खुद बना के दे रखा है उसने। इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? हम जानते हैं इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा, क्या होगा इसका एरिया? इसका एरिया होगा ओपी वेक्टर और ओआर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम ये ओपी वेक्टर क्रॉस ओआर वेक्टर। याद आ रहा होगा आपको, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा हमें। पहले ओपी के एलिमेंट्स प्लेस करेंगे आई और जे वाले, तो यह सी डी और के वाला एलिमेंट 0 है, सॉरी ओपी वो था, सॉरी ये हो जाएगा ए बी 0 और ये सी डी 0। अगर इसको सॉल्व करोगे आई कैप के साथ 0, जे कैप के साथ 0, के कैप के साथ हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, तो ये बनेगा ए डी माइनस बी सी विद के कैप। लेकिन हमें एरिया चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा। तो एरिया वैल्यू बन जाएगी इसका मैग्नीट्यूड मीन्स ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होता होगा? चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द टिप्स ऑफ वेक्टर्स दिस। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन सीखा था हमने उसमें कुछ कंसेप्ट निकल के आया था, उसी का थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म में है ये, उसी को आपको यूज में लेना है। आप चाहें तो एक बार पॉज लीजिएगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखेगा, ऑप्शन देखेगा और ट्राई कीजिएगा खुद करने का। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा और आपको माइंड यूज में लेना होगा, जो पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा है उसी पर। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म बाय द टिप्स ऑफ दिस वेक्टर। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर हम पिछले कंसेप्ट को सीख चुके हैं तो उसी को थोड़ा सा अगर समझें, मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। हम ये समझ चुके हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करस्पॉन्डिंग जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया होगा। एरिया ऑफ क्या होगा? पैरेललोग्राम। लेकिन अगर मैं यही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का अगर हाफ कर दूं, ध्यान से देखना, इस पैरेललोग्राम में अगर मैं इस तरह से कनेक्ट कर दूं तो बिल्कुल बराबर बराबर दो ये ट्राइंगल बनेंगे ना, तो अगर इसका हाफ कर दें तो एरिया इन दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग दोनों को मिला के जो ट्राइंगल बन रहा होगा उसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, पैरेललोग्राम के बजाय ट्राइंगल। तो आपसे कभी पैरेललोग्राम का एरिया पूछे, दो वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग जो पैरेललोग्राम बन रहा है, दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अगर आपको ट्राइंगल का एरिया पूछे तो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ भी कर देना है, तो पैरेललोग्राम का आधा मींस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टिप्स ऑफ दिस वेक्टर। अब प्रॉब्लम जो आ रही हो सकती है आपको, जिन्होंने पॉज लेकर के ट्राई किया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का लेकिन कुछ नहीं समझ में आ पाया होगा, वो है इस वर्ड की वजह से प्रॉब्लम जो आ रही होगी। अच्छा ध्यान समझना, मान लो कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, इस वेक्टर की ये तो होगी टेल और ये बोलेंगे हम टिप। टिप बोलते हैं इसको, मतलब लास्ट एंड, या बोलते हैं इसका हेड, एक ही बात है ना। ठीक है, तो ये वेक्टर की टिप हुई। अब जो हमें बोला हुआ है कि तीन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनकी जो टिप्स हैं उनसे जो एरिया बन रहा होगा, उनसे जो ट्राइंगल बन रहा होगा, मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, तो ये टिप्स हो गए ना, इनसे ट्राइंगल बना, इसका एरिया पूछा है हमसे।
अच्छा, जब हमें कुछ भी नहीं दिया इन वेक्टर्स के बारे में, मींस वेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं दिया, मींस वेक्टर का कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप, फिर तो कुछ भी मान लिए हम। जब कुछ भी नहीं दिया और एक ही वेक्टर नहीं बल्कि एक से ज्यादा 2-3 वेक्टर है, फिर हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक रेफरेंस लेकर के। और रेफरेंस जब कुछ भी लेना होता है हमें, तो हम कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी रेफरेंस कंसीडर करेंगे तो एक ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेकर के चलेंगे हम। तो हम हमेशा अगर कुछ नहीं गिवन है तो कोई एक रेफरेंस कंसीडर करेंगे, उस रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग है ये वेक्टर, और वो रेफरेंस क्या होता है? ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट ही होता है ना ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो सारे कोऑर्डिनेट्स की हम बात कर रहे होते हैं। तो हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि ये जो वेक्टर्स बन रहे होंगे, मान लो ए वेक्टर ये वाला वेक्टर है, तो ये ओरिजिन से ए वेक्टर ऐसे आ रहा होगा कुछ। बी वेक्टर भी कहीं पर भी कितने भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, ए वेक्टर से ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो सकता है, ए वेक्टर की बजाय अपोजिट डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो सकता है, बट एक रेफरेंस से होगा ये वेक्टर, मींस वही रेफरेंस मींस ओरिजिन से होगा। ये मान के चल रहा हूं मैं, ये बी वेक्टर है। ऐसे सी वेक्टर कोई और वेक्टर होगा किसी और डायरेक्शन में, कुछ और मैग्नीट्यूड के साथ होगा, मैंने मैग्नीट्यूड इसका काफी कम मान लिया है, ये सी वेक्टर है। अब इनके जो टिप्स हैं, इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा है, ये ट्रायंगल का एरिया पूछा है आपसे, ये एरिया हमें बताना है कितना होगा, ये वाला एरिया। अच्छा, अभी समझ के हो चुके हम, अगर ये वेक्टर मान लो कैलकुलेट करने हम, और ये वेक्टर कैलकुलेट कर लें, और फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड करें, फिर तो ये करस्पॉन्डिंग जो पैरेललोग्राम बन रहा होगा, ये बन रहा होगा ना, इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन हमें पैरेललोग्राम का नहीं है, किसका चाहिए? ट्रायंगल का चाहिए। ट्रायंगल का चाहिए तो इसका हाफ और कर देंगे, मींस दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर का हाफ कर दे। किसी के माइंड में ऐसा भी आ सकता है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। हमेशा ध्यान रखना, जो दोनों वेक्टर्स होंगे वो एक पॉइंट से निकलते हुए होने चाहिए, तभी जो पैरेललोग्राम या ट्रायंगल बनेगा उनके एरिया की बात करेंगे। तो मैं ऐसे भी मान सकता हूं, अगर ऐसे मानूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम ये बनेगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो तो इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट होगा, हाफ कर देंगे तो ट्रायंगल का आ जाएगा। या हो सकता है कोई इन दोनों को लेकर के चले, तो फिर करस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम कुछ ऐसे बन करके आ रहा होगा, उसका हाफ कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करो आप। हो सकता है आप इन दोनों के हिसाब से रिजल्ट शो करें, लेकिन ऑप्शन उस हिसाब से कोई मैच ही ना करो। ऑप्शन जो बनाया एग्जामिनर ने वो इन दोनों के साथ बना दे, लेकिन आइडिया मिल जाएगा हमें कि कौन सी फॉर्म में आ रहा है, फिर समझ में आ जाएगा कि इसकी बजाय उसने ऐसे करके इन वालों से रिजल्ट फाइंड किया होगा, तो ऑप्शन ये वाला मैच हो रहा है। तो कौन कौन से ऑप्शन रिजेक्ट हो सकते हैं और कौन सा ऑप्शन एक्सेप्टेबल है, क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो पॉज लेकर के ट्राई करिएगा करने का, नहीं हो रहा है तो आगे देखिए। यहां पर मैं अब कैलकुलेट कर ले रहा हूं, मैं जो उठा रहा हूं वो ये दोनों वेक्टर्स उठा रहा हूं। ये वाला जो वेक्टर बनेगा, अच्छा आपको ध्यान होगा, एक पॉइंट ए है, मान लो दूसरा पॉइंट बी है, इनके बीच में जो वेक्टर बनता था वो ऐसे बनता था, बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। याद आ रहा होगा आपको, ये हमने बेसिक वेक्टर कैलकुलस में डिस्कस किया है। अगर ये वेक्टर फाइंड करना है तो इस बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देना। बाद वाले पॉइंट पोजीशन वेक्टर का हमेशा ओरिजिन से होता है, इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब हो जाएगा ओ बी वेक्टर, इसका पोजीशन का वेक्टर हो जाएगा ओ सी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर नहीं, सॉरी, इस पोजीशन वेक्टर को बी वेक्टर बोला है उसने, ठीक है, और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को उसने सी वेक्टर बोला है। तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया, इस डायरेक्शन में फाइंड किया है मैंने। जब ये इस डायरेक्शन में फाइंड किया है तो फिर इससे भी इस डायरेक्शन में फाइंड करना है, उल्टी में नहीं फाइंड करना है, दोनों निकलते होने चाहिए। ये वाला वेक्टर फाइंड करना है, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करोगे तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अब हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनेगा वो बनेगा हाफ वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर मींस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर और दिस वेक्टर, दोनों का क्रॉस, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ। ये रिजल्ट बनेगा। अब हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कुछ दिए होते तो पुट कर देते, कुछ नहीं दिए तो इसी फॉर्म में कहेंगे। अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं हम। हो सकता है उसने ऑप्शन जो बनाया वो इसी हिसाब से बना दे, फिर तो बहुत बल्ले बल्ले मिल ही जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा दिमाग और लगाना है हमें और रिजल्ट पर पहुंचना है। ध्यान देना, ए माइनस बी ए माइनस सी, ए माइनस बी ए माइनस सी तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या आप इन दोनों इनको अगर ओपन भी करोगे तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस सी हो जाएगा और माइनस सी क्रॉस माइनस माइनस सी क्रॉस सी, ऐसा तो नहीं आएगा ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो जिन ऑप्शंस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं पहले उनको रिजेक्ट करें बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसा कुछ थोड़ी आ रहा है यहाँ पर,
यहाँ पर तो दो वेक्टर्स का क्रॉस आ रहा है और वो दो वेक्टर्स भी एक में से दूसरा और एक में से तीसरा, दूसरे में से तीसरा, ऐसा कुछ माइनस होना चाहिए। डॉट वॉट वाली तो केस आ ही नहीं रहा, डी ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों में से हम ध्यान से समझ सकते हैं, यहाँ पे ए माइनस बी और ये इसका डॉट हो रहा है, डॉट होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, और क्रॉस के भी मैग्नीट्यूड हाफ होना चाहिए, ये मैच हो रहा है। अब आप ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन तो मैच इस तरीके का तो है, इस पैटर्न को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन मैच नहीं हो रहा है। अगर यहां पर देखना a माइनस बी ए माइनस सी, ए माइनस सी तो है ए माइनस, उसने ऐसा किया हो सकता है, ध्यान से देखना, a माइनस बी, ये a माइनस बी ये वाला, ये इस डायरेक्शन में ले, सॉरी, a में से b को माइनस करे, और a माइनस सी और ये वाला लेके चले, लेकिन आप बोलोगे इसमें तो c माइनस होना चाहिए। अगर ऐसा लेकर के चल रहे हैं, ये और ये इन दोनों के फॉर्म में देख रहे हैं ना, ये दोनों लेके चलें तो ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाद वाले में से मीन्स b माइनस ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए c माइनस ए, लेकिन उसने इस फॉर्म में नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव कॉमन आउट ले लूँ, c माइनस या a माइनस सी कर देता हूँ, और इसी में से a माइनस बी नेगेटिव पॉजिटिव वैसे ही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इन दोनों लाइन के वेक्टर्स के हिसाब से मैच होगा। मैंने इन दोनों के हिसाब से किया था, तो मैं जो रिजल्ट पहुंच रहा हूं उससे आइडिया मिल गया कि कौन सा होना चाहिए। तो यहां पर अब ये तो ये कंसेप्ट हमने सीखा है, तो क्लियर सी बात, इतना सारा टाइम हमने लगाया, लेकिन देखते अगर आपके माइंड में ये कंसेप्ट आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ करना होता है, और ये टिप्स के वेक्टर जो है मींस पोजीशन वेक्टर जो है मींस एक में से दूसरे को माइनस करके रिजल्टिंग वेक्टर आना है, दूसरे में से तीसरे को माइनस करके कोई रिजल्टिंग वेक्टर आना है, उन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शंस आराम से रिजेक्ट करके आप इस ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। तो ये तो समझने के लिए इतना टाइम लगाया हमने, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा आधा या 1 मिनट में हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर स्विच करते हैं। अब हम the vector that is not perpendicular to the vectors this and this, ये ऑप्शंस में जो वेक्टर्स हैं इनमें से कौन सा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर नहीं है, that is not perpendicular, ये पूछा हमसे। अच्छा, परपेंडिकुलर अगर इस वेक्टर के साथ है कोई वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए ना केवल इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो बल्कि इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, ऐसे ऑप्शंस देखने हमें। अच्छा, अब ऐसे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये नजर आ रहा होगा, सी वाला ऑप्शन। सी वाले ऑप्शन में देखें तो ऐसा होता है ना, डॉट प्रोडक्ट करते टाइम पे एक्स वाले पार्ट आई कैप वाले पार्ट को आपस मल्टीप्लाई जे कैप वाले, तो 0 + 0 + 0 0, 0 + 0 +, लेकिन इस वेक्टर पर ध्यान दें तो ये तो जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर है मतलब कुछ भी नहीं है, ये इसकी जगह तो कोई जीरो भी बोलते तो भी चलेगा, और जीरो मतलब ना वेक्टर ना स्केलर, स्केलर भी वैल्यू भी नहीं है इसकी, तो कुछ जीरो है। तो जीरो तो कोई वेक्टर है ही नहीं, उसके साथ हम नहीं कह सकते, उसके साथ तो हर एक वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से आप इस ऑप्शन को रिजेक्ट करना चाहिए आपको। ये गलत मिसकंसेप्ट के हिसाब से इसको करेक्ट आंसर नहीं टिक कर देना आपको। चले नेक्स्ट देखना, इसकी बजाय बाकी और देखें हम, फर्स्ट के साथ भी सेकंड के साथ भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए दोनों के साथ। अगर उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे बनेगा 1 - 2 + 1, ऐसे होता है ना, आई वाले को जे वाले को के वाले को आप ऐड करोगे ये जीरो बनेगा। इसके साथ करोगे तो बनेगा 1 - 4 + 3, ये भी जीरो बन रहा है, मींस इसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ भी और इसके साथ भी जीरो है, मींस दोनों के साथ ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक चीज थोड़ी सी हमसे पूछा नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर पूछा है हमसे। जीरो को तो हम क्यों रिजेक्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये तो फिर हर एक के साथ हम बोल दोगे परपेंडिकुलर या बोल दोगे नॉट परपेंडिकुलर है, जीरो तो होना ही होना है। ठीक है, ये क्यों रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसलिए दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, हमें नॉट परपेंडिकुलर चाहिए। अच्छा, इसको चेक करें अगर हम, तो बनेगा -1 + 2 - 1, बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज हो गए, मतलब इस वाले वेक्टर का जस्ट नेगेटिव है, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा ये उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। मान लो एक ये वेक्टर है और इसके साथ ये वाला वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नीचे वाला वेक्टर इधर जा रहा होगा। जब ये इसके साथ परपेंडिकुलर है तो अपोजिट वाले के साथ तो परपेंडिकुलर हो गया होगा। अगर इन दोनों के ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के ये भी परपेंडिकुलर हो गया होगा, इसलिए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, कह सकते हैं अपोजिट साइन के साथ है, उल्टी डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर हो गया होगा। अब इसके साथ चेक करना है हमें। चलिए, इसके साथ देखोगे अगर आप तो ये बनेगा 4 + 3 + 5 नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है, मीन्स ये परपेंडिकुलर नहीं है। इससे भी चेक करोगे तो बनेगा 4 + 6 + 15, ये भी नॉट इक्वल टू 0 बन रहा है। तो आप कह सकते हैं ये वाला वेक्टर है जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर होता हो गए।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने, द टू वेक्टर्स दिस 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 एंड दिस दिस दिस। अभी आप बोलोगे ये क्या लिख रखा है 1 1 1, वेक्टर तो ऐसे नहीं होता था। आगे से ध्यान रखना, कभी कोई ऐसे बोल दे एक्स वाई जेड, तो उस वेक्टर का मतलब होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड ही बोले, ठीक है। यहाँ पर 2 3 5 बोल सकता है, या ऐसे बोल सकता है वाई इधर हो एक्स स्क्वायर इधर हो, मीन्स ये वेक्टर होगा वाई ऑफ आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप, ऐसा होगा इसका मतलब, ठीक है। तो वेक्टर करके आपको ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में बोल दे तो इसका मतलब जो 3 डायमेंशंस में उसके कंपोनेंट्स हैं वेक्टर्स के वो दे रखे हैं। तो यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं, फर्स्ट वेक्टर तो क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और सेकेंड वेक्टर क्या है आई कैप प्लस ए ऑफ जे कैप प्लस ए स्क्वायर ऑफ के कैप। ये दोनों वेक्टर्स हैं। जहां पे जो ए है भाई, इसके तो हमें समझ में आ गया 1 1 1 है, यहां पर ए पर डिपेंड करना है ना, तो वो ए ऐसा दे रखा है। इस ए पर ध्यान देखना है, जे कैप नहीं है बल्कि ये आयोटा वाला जो इमेजिनरी वैल्यू होती है ना वो है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमें इन वेक्टर्स के बारे में कमेंट करना है कौन से होंगे। अब जो ऑप्शंस हैं पहले उन ऑप्शंस में से कौन सा मैच हो रहा होगा वो उठा करके आपको चेक करने से पहले मतलब पता होना चाहिए ना इनका क्या मीनिंग है। तो चलिए समझते हैं। हमें पता है 2 वेक्टर्स अगर सेम एंगल पर होंगे तो इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में होंगे, मीन्स उन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा 0 डिग्री हुआ तो आप बोलोगे वो दोनों सेम डायरेक्शंस में होंगे, मीन्स पैरेलल होंगे। और थीटा 0 कब होगा, जब दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करें तो 0 आ जाए, क्योंकि साइन 0 इज 0, ए बी साइन थीटा होता है ना ए एन कैप, ठीक है। तो 0 आ जाए, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आए तो हम बोलेंगे पैरेलल होंगे, क्योंकि थीटा 0 होगा, मींस ऑप्शन ए मैच, ये बी मैच हो जाएगा। पैरेलल का मतलब पता ही हमें। ऑर्थोगोनल बोले कोई आगे से, ऑर्थोगोनल बोले या परपेंडिकुलर बोले एक ही बात है, परपेंडिकुलर को ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री हो तभी हम बोलेंगे ना परपेंडिकुलर है, और थीटा 90 कब होगा, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा हो, तो हम कह देंगे दोनों परपेंडिकुलर है, मींस ऑर्थोगोनल है। कोलिनियर और ऑर्थोनॉर्मल, अब ये दोनों टर्म्स बनती हैं, तो ऑर्थोनॉर्मल पर ध्यान देना। अगर 2 वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल होने के साथ साथ, ऑर्थोगोनल हो साथ साथ में, एंड साथ साथ कंडीशन ये भी हो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 हो, मींस दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर होते हैं ना मैग्नीट्यूड जिनका 1 होता है। अगर 2 यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो हम ऐसे वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल तो बोल ही सकते हैं, लेकिन स्पेशल केस ये हो रहा है कि दोनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं, तो ऐसे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो ऑर्थोनॉर्मल है या नहीं है उसके लिए सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि दोनों यूनिट वेक्टर हैं भी या नहीं है। अगर दोनों में से एक भी यूनिट वेक्टर नहीं हुआ, कोई सा एक भी, फिर तो ऑर्थोनॉर्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए यूनिट वेक्टर होना जरूरी है। एक बार वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर, ऑर्थोनॉर्मल मींस परपेंडिकुलर एंड इंडिविजुअल वेक्टर्स मस्ट बी यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो हम ये चेक कर लेंगे। अब कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है ये समझ रहे हैं एक बार। कोलिनियर का मतलब हम समझते हैं, अगर मान लो हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वो पॉइंट एक ही लाइन पर हो, ए बी सी डी ऐसे और भी, तो हम बोलते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स। कुछ ऐसा ही है, अगर पॉइंट नहीं बल्कि एक वेक्टर, मान लो ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर है मान लो ये वाला वेक्टर बी वेक्टर, तो हम बोलेंगे ये एक ही लाइन पे मींस कोलिनियर वेक्टर है। तो कोलिनियर जब होंगे दोनों वेक्टर तो एक ही डायरेक्शन में तो जा रहे होंगे, एक लाइन की डायरेक्शन में, तो इसलिए दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो आप कह सकते हो पैरेलल होना या कोलिनियर होना के लिए कंडीशन सेम ही है। हालांकि अगर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, ये कोलिनियर तो नहीं है, हालांकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री ही है। तो आपको कोलिनियरिटी चेक करनी हो या पैरेललिटी चेक करनी हो तो कंडीशन वही है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट चेक करना है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा हो तो हम बोलेंगे थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री है, साइन थीटा 0 होकर के रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट 0 बन करके आ जाना है। तो अब हमें ये चेक करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि दोनों वेक्टर से यूनिट वेक्टर हैं कि नहीं। फर्स्ट इस केस में जो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो 1 + 1 + 1 मींस √3। जब यही यूनिट नहीं है तो ये है या नहीं है चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑर्थोनॉर्मल वाला ऑप्शन हटा दीजिए। अब हमें ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए दोनों का
90 डिग्री एंगल पर है कि नहीं है, यह चेक करने के लिए इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट है आई जे के या कैप जे कैप के क्या, दूसरा है आई कैप, ए की वैल्यू ये है प्लस माइनस ऑफ 1/2 प्लस √3/2 जे आयोटा जे कैप प्लस इसका स्क्वायर और करोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा -1/2 प्लस जे √3/2 का स्क्वायर वैल्यू, तो बन जाएगा +1/4 -3/4 प्लस -2ab कैलकुलेट करोगे अगर ये 1/2 था ना, तो ये बन के आ जाएगा 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा √3/2 ऑफ जे, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, विद जे कैप ऐसा बन करके आएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 - 3/4 मीन्स -1/2 माइनस जे √3/2 ऑफ जे कैप। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ऐसे बनेगा 1, यहां पर बनेगा -1/2 प्लस √3/2, के वालों को करोगे तो बनेगा -1/2 माइनस √3/2 ऑफ जे। ठीक है, ऐसा बन रहा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी जे के साथ था, ये वाला वैल्यू भी जे के साथ था। आई वालों को मल्टीप्लाई किया मैंने, जे वाले पार्ट्स को मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट ये बन के आ रहा है -1/2 √3/2 मल्टीप्लाई बाय 1, और के वालों को मल्टीप्लाई किया। तो अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये दोनों पार्ट कैंसिल, -1/2 -1 प्लस 1 -1 0 मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मीन्स 90 डिग्री एंगल पर है, ये 90 डिग्री एंगल पर है मीन्स 0 डिग्री एंगल पर मीन्स पैरेलल तो नहीं हो सकते या कोलिनियर तो नहीं हो सकते। अब ये ऑर्थोनॉर्मल है, और ऑर्थोनॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स नहीं है, तो आप आंसर सी कह दोगे। चलिए, कुछ प्रॉब्लम हमने प्रैक्टिस किया है बेसिक वेक्टर कैलकुलस से रिलेटेड, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब हम आगे और इसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में है, और हम वेक्टर इंटीग्रल, वेक्टर डिफरेंशियल समझेंगे, उससे रिलेटेड जो एडवांस प्रॉब्लम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से रिलेटेड होती है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।